नया चेहरा देखने में बच्चों में प्रेमपाल ही है। प्रेमपाल बीबी कहाँ थे? प्रेमपाल दिखाएंगे कहाँ थे? इसके पास सबूत है सर, कहाँ थे? सबूत है इसके पास में? अभी सर को दिखाया। एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करी थी हमने, और एफिशिएंसी में हमने कहा था वर्क डन अपॉन गिवन हीट। दूसरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा था हमने, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर के बारे में हमने पढ़ा था, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग बीटा से डिनोट करते थे, ठीक है। बीटा से हम लोगों ने डिनोट किया था। अच्छा हाँ, बीटा से डिनोट किया था। और कल हमने थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता था? एक तो दो स्टेटमेंट थे, ये कौन सा स्टेटमेंट था? आ जाओ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक क्या कहते थे? ये जो साइंटिस्ट थे ये क्या बोले? ये बोले कि तुम किसी भी हीट को, जो भी तुम हीट किसी भी चीज को दोगे तो उसे 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बोला। दूसरा ये बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो, ठीक है। जब तुम एक्सटर्नल कोई भी कार्य बाहर से नहीं करोगे तब। सर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सकती है, कब हो सकती है? मैंने तुम्हें बताया था कल, फ्रिज होता है, ये पर तुम्हारी एसी होती है, इन सब में हो सकती है, लेकिन तब होती है जब तुम बाहर से कोई ना कोई वर्क डन करते हो, ठीक है। कोई ना कोई कार्य अगर तुम बाहर से करोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस सब चीज की हमने कल बात करी थी। हाँ, उसके बाद में मैंने कहा था दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस खाली बस पॉलिटिकल है ये। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओ फिर वापस वहीं आ जाओ। जैसे मैंने कहा मेरे पास में बर्फ है, बर्फ को हीट दिया, क्या बन गया? पानी। फिर पानी को वापस से हीट निकाल लिया, उससे बन गया बर्फ। बन गया नहीं बन गया? तो ये टाइप के प्रोसेस क्या कहलाते हैं तुम्हारे? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एक बार जाए तो लेकिन फिर वापस नहीं आता, ठीक है। तुमने जैसे पढ़ा होगा और दूध से दही बनना, ऐसा कुछ पढ़ते थे ना हम लोग, ठीक है। जैसे दूध से दही तो बन जाएगा, क्या दही से दूध बन जाएगा? पॉसिबल। एक प्रकार का वो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस एक एक करके हमको करना है और हमको अगले बढ़ना है, ठीक है। कल हमने थ्योरी की बात इसकी करी, ये है, ये क्वेश्चन है। बहुत सारे फार्मूलाज की बात हुई थी, बहुत सारे उसकी बात हुई थी, ठीक है। अब बताओ आगे की बेंच आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहा है, नीट 2020 में आया हुआ है। कौन सा? आइसोकोरिक होगा, ठीक है। और बताओ एक ऑप्शन कौन सा होगा? आइसोबैरिक। सर जी इसके अंदर तुमसे इसलिए पूछा कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है। तुमने देखा स्ट्रेट लाइन किस पर है सर? पी पर। ये पी तो है, इधर क्या है? बी है। तो सर जो स्ट्रेट लाइन जिस पर होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसमें क्या कांस्टेंट है? पी। और पी कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। सिंपल सी बात है सर, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा इसके अंदर,
ठीक है, ये है। बताओ इस वाले प्रोसेस में वर्क डन, मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? वर्क डन, क्या ये पीवी डायग्राम है? तुम देखो इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें करी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन का आंसर दोगे तुम तीनों, बताओगे सिर्फ तीन बताओ। क्वेश्चन क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नेदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज? कौन से प्रोसेस में हीट ना तो एब्सॉर्ब की जा सकती है और ना ही हीट रिलीज होती है? आप पीछे बताओ चारों, कौन से प्रोसेस में नहीं होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में? एडियाबैटिक प्रोसेस में। क्यों सर जी? इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो। डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो, तो ना तो हीट एब्सॉर्ब होगी और ना ही हीट रिलीज होगी। सिंपल सा सर फंडा है, ठीक है, सही। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। एम्स, जब एम्स अलग से एग्जाम लेता था ना, उस समय एम्स ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था बेटा। यहाँ पर सीपी है, ये क्या है? सीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठीक। अब मुझे बताओ, तुमसे पूछा है मिक्सचर, क्या पूछा है? वो मिक्सचर। सर सीवी के मिक्सचर का फार्मूला क्या होता था बताओ? N1 M1 N2 N2 बटे N1 प्लस M2 था, N1 प्लस N2 था, N1 प्लस, तो सही है, मैं तो तुम N1 प्लस M2 बोल रहे हो, N1 प्लस N2, ठीक है, ये मेरा फार्मूला है। अब इसमें तुम ये देखो, सबसे पहले देखो सर, मुझे एक चीज देखनी है कि सर सबसे पहले मैं तो N1 निकालूं। क्या निकालूं? सर मेरे पास दो गैसें हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है आर्गन। अब सर अगर मैं N बराबर देखूं तो N बराबर क्या होता है बेटा? W/M। अब देखो यहाँ पर कितना वेट दिया है? 7 ग्राम। तो सर ठीक है, ये नाइट्रोजन के लिए मैं से बन मान लिया 7 ग्राम। नाइट्रोजन के लिए M क्या होता है? कैपिटल M, बताओ कितना? 14 होता है नाइट्रोजन के लिए। और आर्गन के लिए कितना होता है? आर्गन के लिए, जैसे कि आर्गन है, ठीक है, अगर आर्गन का मैं N2 मानूंगा तो W कितना दिया है? 20। कितना दिया है? 20। और इसका M कितना होता है? इसका 40 होता है। कितना होता है? 40। तो यहाँ पर जो मोल आए हैं वो मेरे कितने आए हैं? 1/1 तो मोल आ गए N2 की वैल्यू। यहाँ पर मैं N1 की मुझे वैल्यू ले ली है। सर मेरी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N1 की वैल्यू क्या होते हैं? नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 28 होते हैं कि 14 होते हैं? 14 होता है। हाँ, नाइट्रोजन में कितना होता है? नाइट्रोजन के होंगे नाइट्रोजन के शायद 28 होते होंगे, वही मैं सोच रहा था। आप लोग बोल रहे हैं 14 है सर। नाइट्रोजन का 14 होगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 का 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी आई मेरी? 7 चौक 28, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक मिनट बेटा, ये जो फार्मूला है ना, ये पता है कौन सा फार्मूला है? ये सीवी का फार्मूला नहीं है, ये मोलर मास मिक्सचर का है, ठीक है, मोलर मास। अगर मैं सीवी का लूं, ध्यान करना, सीवी मिक्सचर लूं तो N1 CV1 N2 CV2 बटे N1 प्लस, यही तो होगा सीवी मिक्सचर, ये होगा, मैं लिखवाया वो फार्मूला। अब तुम देखो सबसे पहले ये कौन सी गैस है?
और ये कौन सी गैस है ये बताओ। ये डाई एटॉमिक और ये बोलो मोनो एटॉमिक। ये डाई एटॉमिक और ये अब से डाई एटॉमिक की CB1 क्या होगा? CV का फार्मूला क्या होता था? FR/2 डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो क्या हो जाएगा 5R/2। सर इसकी अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूं मोनो एटॉमिक की कितनी होती है? 3, 35-56 लिखवाया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3R/2 ये हो जाएगा। अब फटाफट यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो N1 कितना है 1/4, ये कितना है 5R/2 प्लस यहाँ पर 1/2, यहाँ 3R/2, नीचे दोनों जोड़ दो, दोनों जोड़ोगे कितना 1/4 प्लस 1/2, अरे यही तो हो जाएगा। अब देखो ऊपर हो गया 5R 4 दूनी 8, 3R 2 दूनी, यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आया 4, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। ऊपर देखो ऊपर अगर तुम जोड़ोगे सबको तो ये हो जाएगा 8, 5R प्लस 3 दूनी 6R, और यहाँ हो गया 3/4, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 6 5 बोलो 11R, ठीक है। और ये 4 से क्या कटेगा, ये 4 से ये कटेगा, कितना बचेगा 2, और 3 की 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा 6, कितना आया 11R/6। ये किसकी वैल्यू आई सर? CV मिक्सचर। तुमसे रेशियो पूछ रहा है CP/, और तुम सब जानते हो सर CP बराबर होता है CV प्लस R, यानी कि सर 11R/6 में अगर मैं R जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 17R/6। अब दोनों का रेशियो ले लो सर। CP कितना आया 17R/6 और CV कितना आया 11R/6। यही तो मिक्सचर हो गया CP/CV का। 6 से 6 कट गया, R से R कटा, कितना आया आंसर 17/11, ठीक है 17/11। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ये फार्मूला याद होना चाहिए था, उसके बाद में तुम्हें मोल्स निकालने आने चाहिए थे, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है CV का फार्मूला याद होना चाहिए था, इसमें रखते तब तुम्हारा आंसर आता, तब तुम्हारा आंसर आया 17/11। दोनों का मिक्सचर ये होगा, ठीक है। CP का फार्मूला ये हो जाएगा, ये अब तो नीट इसी से हो गया, एम्स इसी से हो गया। पहले एम्स का पेपर अलग होता था, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया। समझ में आ रहा है ना? पहले मैंने ये निकाल लिए, फिर मैंने ये निकाल लिए, फिर फार्मूला रखा, फिर इसकी कैलकुलेशन यहाँ करी, फिर बाद में फाइनल आंसर मैंने ये फाइंड आउट किया, ठीक है। तुम्हारा ये समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या चल रहा है, क्या कहाँ क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि पता है तुम लोगों को आदत वो बोर्ड वाली है ना कि यहाँ सब चीज सीरीज से होनी चाहिए, सब कुछ सीरियल बाई सीरियल चीजें होनी चाहिए, ये वाली आदत पड़ी हुई होती है, ठीक है। बता लिया। टेस्ट कब है तुम्हारा? यहाँ के टेस्ट का ही अता पता नहीं है। हाँ वो एक दिन पहले उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया। बताओ पिछले टेस्ट में हुआ था। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने मैसेज किया, बोले ये सिलेबस दे रहे हैं। मैंने कि ये सिलेबस, वो मैंने ग्रुप में देखा, मैंने कहा सिलेबस उन्होंने क्यों चेंज कर दिया, तो बोले वो ये सिलेबस आना है। तो मैंने कि फिर बच्चों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, पहले से बताओ ना कि क्या सिलेबस देना है तुमको, क्या नहीं देना। अब तुमने हम लोगों से ले रहे हो अलग पेपर, दे रहे हो अलग पेपर, समझ नहीं आ रहा सिस्टम के जरिए, वही बात, ठीक है। और टेस्ट का भी ये पता नहीं, टेस्ट बता दिया इसको होगा तो होगा भी, ये क्या, ठीक है। बता लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अब बताओ, बताओ तुम दोनों बताओ, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है?
ये क्या है? हीट इंजन। क्या है? हीट इंजन में एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोल। हाँ, क्या ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है? ये होता है फार्मूला एफिशिएंसी का? होता नहीं होता है? अरे हाँ ना बोलना, होता है ना? कंफर्म है? कंफर्म? सही है, फार्मूला सही है, ठीक है। लेकिन बेटा देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर क्या तुम्हें कहीं हीट दे रखी है? नहीं, यहाँ पर कहा गया है सर फ्रीजिंग पॉइंट और क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तुम सबको पता है सर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। सबको पता है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या फ्रिज हो जाता है? नहीं, फ्रिज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ गलना स्टार्ट होता है। अब तुम समझो, मैंने इसी में तुम्हें बताया था कि ये हो जाएगा 1 - T2 अपॉन T1 गुणा 100। मैंने यही तो कहा था, जहां T2 किसका टेम्परेचर था? सिंक का, और T1 किसका टेम्परेचर था? सोर्स का। कल ही कराया है। दूसरी बात बेटा, अगर जो भी टेम्परेचर हो सबसे पहले उसे केल्विन में बदलना। कैसे बदलना? और मैंने कन्वर्ट करना बताया था तुम्हें, ठीक है। कन्वर्ट करना पहली क्लास में मैंने कन्वर्ट करना बताया था। मैंने कहा अगर डिग्री सेंटीग्रेड को देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये T2 है, मैंने कहा था T2 हमेशा कम होगा T1 से, ठीक है। जो कम होगा वो T2, जो ज्यादा होगा वो T1। सर T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसे केल्विन में बदलोगे तो बेटा प्लस 273 कर दो, प्लस 273। तो 273 में 0 जोड़ोगे तो 273 केल्विन। सर T1 मेरा 100 है तो 100 में भी 273 जोड़ दो, 373। सही है, 373 केल्विन हो गया, ठीक है। अब देखो सर ये T2 हो गया और ये दूसरा क्या हो गया मेरा? T1 हो गया। T2 और T1 अब तुम इस वाले फार्मूला में रख दो। देखो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है बोलो? 273 और T1 की कितनी है? 373 गुणा, ठीक है। एलसीएम लिया 300, तो 373 माइनस 273 गुणा 100, ऊपर कितना बचेगा? 100। सर ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 373 गुणा। मुझे कोई बिना कैलकुलेशन करे ऐसे ही देख के बताओ ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है बिना कैलकुलेशन करे? और सर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे हम? सही है, तो वही मैं तुमसे कहता हूं अपने स्कूल की मेमोरी हटा दो दिमाग से। वो स्कूल की मेमोरी दिमाग से हटा दो। और मैं तुम्हें एक बार बताऊं, मैं तुम्हें ऐसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता रहा हूं, पीलीभीत के बाहर के तो छोड़ो, पीलीभीत बता रहा हूं, जो खुद गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर सबसे ज्यादा एजुकेटेड टीचर तुम देखोगे जितने भी पीलीभीत में स्कूल हैं, मैं सबके बता रहा हूँ, जो तुम्हारे एनर बैनर लिटिल एटिल सबके बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट जो टीचर होता है पूरी पीलीभीत में जो है, जितने स्कूल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो है ट्रिमंड का टीचर। इससे ज्यादा ब्रिलियंट टीचर कहीं का नहीं। सही है, तुम्हारे जितने भी ये प्राइवेट कॉलेज हैं, इन कॉलेज के टीचर को आज मौका मिले तो 1 सेकंड बिना सोचे छोड़ देंगे नौकरी और यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तुरंत छोड़ देंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे जो लोग होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने बच्चे को उसी हिसाब से वो लोग ढालते हैं, उसी हिसाब से ढालते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक टीचर हैं ड्रमंड के, यहाँ पर वो एग्रीकल्चर को पढ़ाते हैं, नाम है आरपी गंगवार, ठीक है, इनको बच्चे जानते ही होंगे। उनका बच्चा जो था वो 10th से ही प्रिपरेशन करने लगा, 10th से ही प्रिपरेशन। उन्हें बस कोई मतलब नहीं था, बोले मुझे नहीं मतलब है उससे, 11th 12th से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है IIT से बस, छुट्टी। और 12th के साथ उसने IIT निकाल दी, ठीक है, इस साल उसका लास्ट ईयर है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों के दिमाग में क्या हो जाती है, पहले इंटर कर लो। अब ये बात में समझाते समझाते दुख में हो, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारे कुछ बच्चे आते हैं, मैंने उससे एक से मना किया था, मैंने मत पढ़ा कर मेरी क्लास को, ठीक है। इनके दिमाग में क्या है कि पहले हम इंटर कर लें,
इंटर कर लें। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी इंटर में यूपी बोर्ड मेरा भी था, इंटर में मेरे 86.8 थे, फिजिक्स में 96 थे। और जब मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी तो मुझे लगा मुझे तो फिजिक्स ही नहीं आती है। जो यहाँ पढ़ाया गया और वहाँ जो पढ़ते हैं आईआईटी में, क्योंकि नीट से आईआईटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है, तो मुझे पता चला कि हम जो आईआईटी में जो हम 11वें 12वें तक अब तक जो हमने पढ़ाई करी थी वो सब जीरो, कोई मतलब ही नहीं है किसी भी प्रकार। और ब्रह्म में ऐसे रखा जाता है कि बहुत तगड़ी तरीके से। सही। ये देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम ये देखो सर जी, तुम मैंने कहा मान के किया करो। तुम्हें देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और सब में वेरिएशन दिख रहा है, तगड़ा वेरिएशन दिख रहा है सब, ठीक है। अगर तुम इसे 350 मान लो कितना है 350। अगर 350 को इससे भाग दो, देखो जरा सोचो अपने दिमाग में, वो तुम्हारी कैलकुलेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तुमने अगर मैंने पॉइंट यहाँ लगाया तो पॉइंट यहाँ लगाया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पॉइंट है, या फिर 10 बटे और यहाँ क्या कर दो, चाहे 37 कर दो, या लो मैं 40 कर दूंगा सर और जल्दी हो जाएगा, कर दिया 10 बटे ऐसा कि पॉइंट लगाया इधर वाले हटाए, पॉइंट लगाया इधर वाले हटाए, हटा दिए। इस 100 से भी मतलब अगर मैं 40 को 10 से भाग दूंगा तो क्या 0.25 आ रहा है, 0.25। अब देखो तुम यहाँ पर मैंने ज्यादा लिया है, अगर मैं कम लूंगा तो वैल्यू इससे थोड़ी सी क्या होगी ज्यादा, और जो 100 से गुणा तो मैंने बाद में करी नहीं की, 100 से गुणा करोगे तो 25 से थोड़ा सा आंसर क्या रहेगा, तो आंसर कौन सा होगा 26 वाला। मेरी बात समझ रहे हो? इस प्रकार से तुम कैलकुलेशन को बहुत आराम से देख के खाली तुम्हें एक टिक लगाना है बच्चों के, ठीक है, आंसर तुम्हारा सही होगा। मेरी बात समझे? फिर से समझे, देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 373 है। मैंने क्या किया सर, सरल करने के लिए एक पॉइंट यहाँ लगाया, ऐसे ही दशमलव यहाँ से उठा के यहाँ लगाया, लास्ट वाले कर दिए खत्म कर दिए। तो सर 10 बचा, यहाँ 37 था, 37 से मुझे भाग करना आती नहीं, ना तो मुझे पहाड़ा याद है, तो मैंने 37 को क्या बना दिया 40। जब मैंने 40 को 10 से भाग करा तो आता है 0.25, 0.25, ठीक है। या तुम कहोगे सर मैं 0 से 0 काट दूंगा, 1 को 4 से भाग दूंगा, तब भी कितना आएगा 0.25। अब तुम देखो सर यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर 40 से क्या है छोटी, तो अगर छोटी से भाग करूंगा तो इससे संख्या मान थोड़ा सा इससे क्या आएगा, हल्का सा क्या आएगा ज्यादा आएगा, ठीक है। जब मैंने गुणा 100 से करी तो ये 25, यानी कि 25 से थोड़ा सा मान क्या होना चाहिए ज्यादा, तो मेरा ऑप्शन सी सही बैठ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करो, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। हो गया ये सीधे फार्मूला का, खाली फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाला, ठीक। ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, रफ कर दूं, 4 ऑप्शन है मेरे पास में। ये एम्स 2018 में, अच्छा एम्स 2018 में पूछा गया था, ठीक है। हाँ, अच्छा तुमसे इसमें ये बिल्कुल सही, ठीक है। देखो तुमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में किस कौन सा सबसे ज्यादा, अच्छा देखो कौन सा, ये रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। सबसे पहले आइडियल गैस है, ठीक है, आइडियल गैस है। अब ये एक आइडियल, कोई भी एक आइडियल गैस है, वो 3 डिफरेंट पाथ से जा रही है, एक 1 से, एक 2 से, एक किससे जा रही है 3 से, 3 डिफरेंट पाथ से जा रही है, ठीक है। अगर तीनों डिफरेंट पाथ से जा रही है और तुमसे कहा गया है एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है, एक जगह से कहां तक जा, ए से कहां तक जा रहे हैं, तीनों पॉइंट, 3 लोग हैं, वो 1 2 3 से जा रहे हैं। तुमसे कहा गया है कि इसमें जो गिवन हीट होगी, अरे क्यू कौन सी हीट है, हीट एब्जॉर्ब, जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी, तो इसमें रिलेशन कौन सा होगा। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाऊंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाऊंगा, ये जरूरी नहीं है कि मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं, ठीक है। मेरी इंटरनल एनर्जी, चाहे मैं एक पाथ से जाऊं, चाहे 2 पाथ से जाऊं, चाहे 3 पाथ से जाऊं, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर। तो इन तीनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी सेम होगी,
इंटरनल एनर्जी क्या होगी सेम। क्यों? क्योंकि सर जी देखो पहला वाला यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, वो भी वहीं पहुँचा है। दूसरा वाला यहाँ से चला यहाँ पहुँच गया, वो भी वहीं पहुँचा है। तीसरा वाला ऐसे चला यहाँ पहुँच गया, वो भी वहीं पहुँचा है। तीनों अगर एक सेम जगह से चल के और दूसरी सेम जगह पहुँचे हैं तो तीनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी सेम। अब दिक्कत बस यहीं पर चीज खत्म होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर तुम सबने पढ़ा है डेल्टा यू प्लस डेल्टा, इंटरनल एनर्जी तीनों के लिए क्या है सेम, तीनों के लिए सेम है। इसका मतलब जिसका वर्क डन ज्यादा उसकी डेल्टा क्यू ज्यादा होगा। अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में वर्क डन आया तुम तुरंत समझ गए। सर खुद मुझे बताना, ये पहला वाला जो ये प्रोसेस है इसका वर्क डन यही तो एरिया होगा, अरे यही तो एरिया होगा। पीवी है, ये कौन सा है पीवी, ठीक है पीवी है। अच्छा सर दूसरे वाले का वर्क डन, इसका वर्क डन ये होगा, तीसरे वाले का वर्क डन सोचो इस वाले का वर्क डन, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होगा? सब जिसका एरिया सबसे ज्यादा, तो एरिया सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड वाले का। सर वर्क डन तीसरे का सबसे ज्यादा, फिर दूसरे का और फिर किसका होगा? पहले का। तुम बोले अगर वर्क डन सबसे ज्यादा है तो डेल्टा क्यू भी सबसे ज्यादा होगा, तो डेल्टा क्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? Q3 का, Q3 का, फिर Q2 का, फिर किसका? Q1 का। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो एक पहली बात हमारे ये बात समझ में आई कि सर जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगी कि तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, इनिशियल कहाँ पर हो और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है उस पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। और अच्छा क्वेश्चन था 2018 में आया था, सही है। अगले बढ़े, ये कर दो फटाफट, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना ये करो फटाफट करना। सोचो कैसे होगा क्वेश्चन। हाँ भाई पहला क्वेश्चन देखो, तुमसे कहा गया सीधी सी पहला क्वेश्चन वर्क डन कितना दे रखा है, एफिशिएंसी ये रखी है और इनपुट पूछा है। क्या पूछा है? इनपुट, ठीक है। एफिशिएंसी का जो फार्मूला था ईटा वाला, एक तो फार्मूला, एक तो था सर वर्क डन अपॉन गिवन हीट, वर्क डन अपॉन गिवन हीट। सर मेरा हीट इंजन का फार्मूला में ये था वर्क डन अपॉन गिवन हीट, ठीक है सर ये सही है। या फिर दूसरा तुम ये समझ सकते हो एफिशिएंसी का फार्मूला था वर्क डन को ही हम लोग बोलते हैं आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट गुणा 100। अगर गुणा 100 कर दो, परसेंटेज में दिया है तो गुणा क्या कर दो 100। अब देखो कतई सही सर, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 50%, 50 उसके बाद आउटपुट, आउटपुट कितना है 500। इनपुट निकालना है, क्या निकालना है मुझे? इनपुट निकालना है गुणा 100, गुणा ये 100 कहाँ होंगे इसके नीचे, ये 50 से काटो, 50 से 50, 50 दूनी, ये 2 जब नीचे आएगा तो 1/100, यहाँ 500 और यहाँ इनपुट। तो इनपुट अगर तुम निकालोगे तो 500 के किससे गुणा करोगे 2 से, कितना आंसर आया 1000 जूल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कतई सरल क्वेश्चन, कतई सरल क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन ये जो 20वां क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसका आंसर तब कितना आ गया सर जी?
हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 1/6 इफ द एफिशिएंसी इट्स एफिशिएंसी डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर ऑफ सिंक डिक्रीज बाय 62। बहुत अच्छे। देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। सही, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत सरल था, 1000 दूर वाला, ठीक है। ये बात, अगर तुम्हें टेम्परेचर दिया हो, क्या दिया हो, टेम्परेचर दिया होगा, तो हम लोग एफिशिएंसी का फार्मूला लगाते हैं 1 - Q2 अपॉन Q1। यही तो लगाते हैं, 1 - Q2 अपॉन Q1, ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। हो गया ये ना, इस वाले में तो कुछ था ही नहीं, ठीक। दूसरा देखो, जब तक ये फार्मूला तुम याद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, जो ये क्वेश्चन कहा गया 20 में, ठीक है, 20 में क्वेश्चन कहा गया। अब जरा सोचे हम लोग क्वेश्चन कैसे, तुम पांचों देखो। सर सबसे पहले उसने कहा मेरे पास एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/6 है। क्या यहाँ परसेंटेज में दी है एफिशिएंसी? नहीं। तो गुणा 100 नहीं करेंगे। सही, पहले एफिशिएंसी बेटा 1/6 ये एफिशिएंसी। अब यहाँ टेम्परेचर है तो सर 1 - T2 अपॉन, बस हो गया, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कही गई, यदि एफिशिएंसी क्या हो जाए, डबल, यानी कि दुगनी मतलब, अरे इसको 2/6 हो जाए। दुगनी का मतलब क्या है, 2/6, 2 से गुणा कर दो। यदि एफिशिएंसी 2/6 हो गई तो 2/6 हो गई तो क्या होगा, सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया कितना, 65 डिग्री, ठीक है, 65 डिग्री सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब तुम दोनों बताओ पीछे, इनमें से कौन सा सिंक का टेम्परेचर, T1 सिंक का टेम्परेचर है, T1 कौन सा टेम्परेचर है, कैसे बोले T1, T2 कौन सा, मैं तुमसे कहा था सिंक का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम होता है और T2 होता है ऊपर वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसने कहा सिंक का टेम्परेचर कितना कम हो गया, 62, कितना कम हो गया, बटे सही है, 62/T1। ये समीकरण क्या आ गई, मान लो समीकरण 2 आ गई, सही। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें देखो, अगर मैं इसको इधर लाऊं T2/T1 को इधर, तो इधर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। और बेटा इसको जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या 5/6 आया, 5/6, ठीक है, इसे घटा लेना। तो अगर मैं यहाँ से T2 की वैल्यू निकालूं तो 5/6 T1, 5/6 T1, ये मेरा आ गया, ये मेरा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो सर, यहाँ पर काटा, 2 एकम 2, 2 3 सर 1/3, 1 माइनस T2 की जगह मैंने क्या रखा, 5/6 T1 माइनस 62/T1 हो गया, बटे T1। अब क्या करें, अब सर जी देखो, एक काम करो यार, तुम इस पूरे को इधर लाओ, तो ये पूरा माइनस का है, देखो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 5/6 T1 माइनस 62/T1, ठीक है, चाहे अलग अलग कर लेना, और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1/, यहाँ बचेगा बेटा 2/3, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा, और इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो 5/, और यहाँ पर ये T1 इसके साथ आ जाएगा, माइनस 62/T1, T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 5/6, इसको जब इधर लाओगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इसको उधर ले जाओगे ये किसका हो जाएगा, प्लस का। इन दोनों में क्या एलसीएम है, इन दोनों में एलसीएम क्या है, 6,
6 एलसीएम है तो 5 माइनस 3 के 6 में 2 बार, 2 दूनी। अब देखो यहाँ बचा 1 बटे T2 बटे, तो T1 का मान कितना आया बेटा 62 गुणा 6, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा, 6 3 18, 6 4 36 और 1 372 आ गया। सभी देखो खाली देखो यहाँ तक फेयर था, उसके बाद में पूरी कैलकुलेशन है, उसके बाद में पूरी क्या है कैलकुलेशन। देखो पहले कहा, पहले एफिशिएंसी 1/6 है, एफिशिएंसी कितनी है 1/6, तो ये फार्मूला लिख दिया। उसने कहा अब एफिशिएंसी दुगनी हो गई यानी कि 2/6 हो गई, और सिंक के टेम्परेचर में कितना कम हो गया 62 डिग्री, तो माइनस क्या कर दिया 62/T1। इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन पूरी क्लास से पूछता हूँ, ठीक है, हो गया ये? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? नहीं पूछना है? सर ये 5 कैसे है सर? ये क्या है? हाँ 62 डिग्री सेल्सियस को चेंज 5 कैसे है सर? ये वाला बेटा यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक एलसीएम लिया कितना आया 6, 1 के 6 में 6 बार, 6 एकम 6 के 1 में 1 बार, 1 एकम, ठीक है। हाँ जो इन्होंने ये बात पूछी थी, यही बात मैं तुमसे पूछ रहा था। सर जी तुम तो कह रहे थे कि तुम पहले डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदली हो, और तुमने यहाँ तो केल्विन में बदला ही बदला मैंने केल्विन, और केल्विन बदल दे तो कौन सा गलत हो जाता? क्यों नहीं बदला? कोई बताएगा क्यों नहीं बदला? बिल्कुल सही, ठीक है। ये बात मैं तुम्हें बताई थी बेटा, डेल्टा C बटे डेल्टा K बराबर 5/9 डेल्टा F। ये फार्मूला मैंने तुम्हें बताया है डिफरेंस का, टेम्परेचर डिफरेंस का। तो मैंने कहा था जितना केल्विन में डिफरेंस होगा उतना ही किसमें टेम्परेचर डिफरेंस होगा, डिग्री सेंटीग्रेड, सही है। इसीलिए अगर कभी डिफरेंस आए तो तुम डायरेक्ट वैल्यू लगा देना, उसे केल्विन में मत करना, सही है। डायरेक्ट वैल्यू लगा देना, उसे केल्विन में मत बदलना, इसीलिए मैंने यहाँ पर केल्विन में नहीं बताया। डिफरेंस हमेशा सेम हो, ठीक है। अगले बढ़े, आज कितनी तारीख हो गई? 6 नवंबर। पेपर कब है? 9 नवंबर। 4 मई। कितने महीना रह गए? 6 महीना। 6 महीना आप फरवरी, वो तो फिर से क्लास से ज्यादा लेंगे, फिर से कोर्स पता नहीं कहाँ पहुंच गया होता है, खराब हो गया। इतने मुश्किल से 36-37 क्लास हुई होगी उसको, हो गई है? अभी नहीं बेटा, अभी नहीं बेटा। इसमें है क्या? कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करो अपने आप लोग, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करो, सही में, ठीक सही। अब देखो बताओ आंसर। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले सर थ्योरी पढ़ ली, फार्मूला याद है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है ये देखो सर, इसने जो कहा कि 1 ग्राम 1 मोल है, एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, खत्म बात। कौन सी गैस है? इतना दिमाग में आ गया, सही। उसने कहा मैं ए से बी में गया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया,
ए से बी गया, ठीक है। तो उसने कहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो। जैसे ही इंटरनल एनर्जी आई तुम बोले कुछ पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पता है। अरे बोलो पता नहीं पता है। तुम बोले एन की वैल्यू 1 है, गैस कौन सी है, डाई की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, कितनी है, तो सीवी क्या हो गया, बस डेल्टा टी का मतलब है टी फाइनल माइनस टी। इसका मतलब सर मुझे यहाँ टेम्परेचर पता चल जाए और मुझे यहाँ टेम्परेचर पता चल जाए, सही है। दोनों को घटा दो, यहाँ रख दो, आंसर आ गया। अरे यही तो है, यहाँ से यहाँ तक तो गया हूं मैं। अब सर अगर मैं यहाँ देखूं, फार्मूला बताओ, पीवी बराबर एन की वैल्यू तो 1 है, तो एन की वैल्यू 1 है तो खत्म। अरे 1 की गुणा करोगे ना एन टी से, आर टी से तो 1 रहेगी। अब टेम्परेचर देखोगे तो सर पीवी अपॉन, मैंने कल नहीं कराया था, मुझे बताओ। सबसे पहले मैं ए बिंदु पर निकाल रहा हूँ, ए बिंदु पर प्रेशर कितना है, 5 किलो पास्कल, ठीक है, 5, ठीक है। किलो में बात यह लिख दो, किलो का मतलब हो गया 10 की घात, ठीक है, 5 किलो पास्कल, ठीक है। पी कितना है, बी कितना है यहाँ पर 4, कितना है 4 बटे, यही तो है। अच्छा सर जी, 5 चौक 20, 20 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा सही है। अब देखो सर जी, ये कौन से पॉइंट पर टेम्परेचर आया, ए पॉइंट पे। अब कहाँ निकालूं मैं, सर यहाँ निकालूं। अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो आप बोले सर जी अगर तुम यहाँ निकालोगे बी पॉइंट पर तो सर जी प्रेशर कितना है, 2 गुणा 10 की घात 3, और वॉल्यूम कितना है, और नीचे क्या 12 गुणा 10 की घात 3 बटे, सही। अब देखो अगर मैं इसमें से ये घटाऊं, क्योंकि तुम ही तो बोले फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। इसमें से जब इसे घटाओगे, इसमें से इसे 5r बटे 2 ऐसे ही, टी फाइनल है 12 गुणा 10 की घात 3 बटे r माइनस 20 गुणा 10 की घात 3, यही तो है। दोनों में क्या कॉमन है, देखो 5r बटे 2, बेटा एक तो r कॉमन है और एक 10 की घात 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 12 और यहाँ क्या बचा 20, 12 में से 20 गए माइनस आठ सर जी, ठीक है। 5 बटे 2, यहाँ बचा -8 और 10 की घात 3, 2 चौक 5 चौक माइनस 20 गुणा 10 की घात 3, तो क्या आया -20, 10 की घात 3 का मतलब किलो, किलो आंसर, ठीक है। ये 2017 में पूछा गया। तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है भाई। अगर तुम्हें क्वेश्चन को देख के तुम डर गए तो नहीं होगा, ठीक है, और क्वेश्चन को देख के अगर बढ़ गए तो हो जाएगा, बस सीधा सिंपल बात है। समझ में आ रहा है कैसे कर दिया मैंने, एन की वैल्यू 1 लगाइए, इसे 15 मत समझियो, तुम महान भाव कुछ तो 15 समझोगे, ठीक है। हाँ, इसे 15 मत समझो, 1 है, 1 गुणा सीवी की वैल्यू 5r बटे 2 टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मैंने चुपचाप से दिया, यहाँ टी निकाला, यहाँ टी निकाला, और टी निकाल के उठा के वैल्यू जस्ट मेरा आंसर। ये क्वेश्चन 2017 में पूछने गया था, सही है, ये हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन निकालो से।
डालिया थोड़ा टाइम ले जाएगा सर जितना होता है। मोबाइल नहीं आपके पास है? नहीं, ये आपकी संग जाती हैं, संग नहीं जाती। ठीक है, तो किसी कॉपी से डाल देना, वैसे आप डेली नहीं आती हो ना। हाँ चलिए देखो अगला क्वेश्चन। बताओ पूरी पीछे वाली रो पूरी बताइए, पूरी पीछे वाली रो आंख को जोड़ के कौन सा आंसर सही है? तुम सबकी दिमाग लगाओ, उनके बाद तुम्हारा नंबर आ सकता है। अगर तुम्हें नहीं बता मिलता तो तुम लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा होगा। इसमें मैंने दो ग्राफ दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर दो प्लॉट दे रखे हैं, एक 1 है एक 2 है, और तुमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 1 हीलियम है और दूसरा ऑक्सीजन, या 1 ऑक्सीजन है दूसरा हीलियम, मैंने ऐसे पूछा है। ठीक है, अब जो कतई मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि ऐसे मैंने ऐसे मैंने 3 बनाए थे, 1 2 3। मैंने कहा जो ज्यादा, जिसका वैल्यू ज्यादा वो भारी, वो नीचे। तो बेटा नीचे कौन होता था? सबसे ज्यादा गामा किसका होता था? फिर ट्राई का, यही तो था। तो इसका मतलब सर ये मोनो होगा, ये डाई होगा, या फिर ये डाई होगा तो ये ट्राई होगा। अब यहाँ पर जो गैसें मुझे दी हुई हैं, ये दोनों बेटा मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है। दोनों क्या हैं? मोनो। ये दोनों कौन सी हैं? डाई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, एक मोनो या डाई होगा, या फिर देखो या तो मुझे ये दोनों दे रखे होंगे या मुझे ये दोनों दे रखे होंगे। तो एक मोनो डाई होगा या दूसरा डाई ट्राई होगा, ये ऐसे होगा। अब मैंने इसमें देखा सर ये है, देखो ये क्या दे रखा है? पहले वाला क्या दे रखा है? डाई। और नीचे वाला मोनो, पहला और दूसरा। और इसमें पहले वाला क्या दे रखा है? लेकिन मोनो कहाँ होगा? नीचे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा कि सर जी पहले वाला, ये वाला डाई है तो ये वाला कौन सा है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक। तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ये मैंने ग्राफ बना के तुम्हें बताया है, ठीक है। हाँ, अब बताओ बिना कॉपी पेन चलाए आंसर बताओ। तो इसमें कॉपी पेन चलाने के लिए कुछ है नहीं, क्या मतलब ये 0? अरे नहीं, मैं लिखा है ना। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? तो तीनों बताओ, साइक्लिक प्रोसेस कल आए थे? साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? तो बता दे, साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? हाँ, और जाना है, खाना है, सो जाना है, सो के चला आना है, क्या? साइक्लिक प्रोसेस में क्या 0 होता है? डेल्टा U 0 होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। अच्छा, लेकिन यहाँ तो बर्तन पूछा है ना, यहाँ क्या पूछा है? तो बर्तन बेटा देखो B और B में एरिया ही तो बर्तन होता है। और सर एरिया क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या है? ये B है, तो यहाँ पर कितना B है? 2B। यहाँ कितना है? तो 2B में से B गया, B बचा। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ प्रेशर कितना है?
2P। यहाँ प्रेशर कितना है? तो 2P में से P गया तो आंसर हो गया। छुट्टी खाई गए इसमें, ठीक है। ओ अच्छा, हाँ मैंने कहा था इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें पीटी रिलेशन पूछा है, ठीक है। मैं पीटी रिलेशन मैंने तुम्हें कल भी रिलेशन लिखवाए थे, ठीक है। मैंने कल भी तुमको रिलेशन लिखवाए थे, ठीक है। मैंने कहा था ये रिलेशन तो सबको पता होता है, पीवी गामा बराबर, आगे के रिलेशन नहीं पता, आगे के रिलेशन पता नहीं होते। कल लिखवाए ना, कहाँ लिखा है कल वाला? ये लास्ट टाइम पे लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था मैंने तो। आप आएंगे कल? क्या खाए खाओ कल? ठीक है। तो बेटा मैंने रिलेशन आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको तीनों रिलेशन याद करने। पीवी का तो ये होता है और पीवी का रिलेशन बेटा ये होता है, ठीक है। P1 माइनस गामा टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये मैंने निकलवाया था, ये मैंने क्लास में निकलवाया था कि ये कैसे आता है डायरेक्ट। अब देखो, अब तुम इनमें चकरे आ जाओगे, तुम्हारा दिमाग समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ये ऑप्शन ना चाइनीज होते हैं, जैसे चाइनीज 4 चाइनीज लगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसमें से है कौन सा, है ना। तो उसी हिसाब से सारे सेम लगते हैं, ये दिक्कत है। तो जब तक तुम्हें कतई कंफर्म याद नहीं होगा तब तक तुम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। बताओ आंसर। मैंने कहा था ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले एक सीधी लाइन डालो। अब बताओ, तुम्हारी इच्छा करे तुम जो बताओ उस पर सीधी लाइन डालेंगे, ठीक है। तुम तीनों बताओ, दे दियो। ए चलो इधर देखो, हाँ कैसा अपन पूरी क्लास में बस एक बार पीछे देखा, अब वो भी आपने देख लिया है। देखो तुम तीनों बताओ, सभी में टी पर सीधी लाइन डालूं कि बी पर सीधी लाइन डालूं? बी पर। सर बी पर सीधी लाइन डाली, डाल दी, ठीक है। सर इसका मतलब है इस लाइन पर बी कांस्टेंट है। बी क्या है? कांस्टेंट। अगर सर मैं यहाँ से एक लाइन ये डालूं मिलाते हुए ये, ठीक है, ये क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ले लो T2 और यहाँ ले लो, ये 1 था तो T1 ले लो, ये 2 है तो क्या ले लो? और तुम्हें पता है इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि T1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? सही। अब तो कोई दिक्कत नहीं है सर। PV = N से मतलब मत रखो, ठीक है। R से मतलब मत रखो, NR से मतलब मत रखो। देखो इसमें क्या कांस्टेंट है इस लाइन पर? B। इसको भी खत्म करो तो सिर्फ क्या बचा? यानी कि सर अगर T बड़ा होगा तो PV बड़ा होगा, T बड़ा होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना। T बड़ा होगा तो P बड़ा होगा तो TV। अब इसमें से कौन बड़ा है? T1। तो इसका मतलब इसमें कौन बड़ा होगा? P1। यानी कि सर P1 बड़ा होगा और P1 बड़ा होगा P2। ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है मैंने कहा सीधी लाइन डाल दो, जिस पर इच्छा करे। अगर तुम्हारा टेम्परेचर पे इच्छा करे तो मैं टेम्परेचर पर डाल देता, ठीक है। ये बच्चे बोली सर जी बी पर डाल दो, तो मैंने बी पर सीधी लाइन डाल दी। सिंपल सा फंडा है। और इस टाइप के मैं सर दो तीन क्वेश्चन करा चुका हूँ इससे पहले क्लासेस में, ठीक है। सीधी लाइन डालने में हो गया, ठीक। इसका और क्वेश्चन करना
ठीक है, वो हीट की बात जो अब तुम्हारे थोड़े समझ में आएगी, प्रैक्टिकली थोड़ी समझ में आएगी। चीज़ जो प्रैक्टिकली होती है ना वो ज़्यादा समझ में आती है, और जो प्रैक्टिकली नहीं होती तुम्हारे समझ में नहीं आती। ठीक है, अभी बर्गडन वर्गडन चल रहा था, तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पॉजिटिव कहाँ से नेगेटिव, वो तो थोड़े बहुत फार्मूला और थोड़े रटाने की प्रैक्टिस से तुम्हें थोड़े बहुत तो पता रहेगी, 2-4 फार्मूला की वजह से। ठीक है, अब हम थोड़ा जो भी बात करेंगे वो प्रैक्टिकली बात करेंगे। सबसे पहले हमारा कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। तुम्हें पता है हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से, हीट कहाँ जाती है, दूसरी जगह। जैसे हम जब चाय गर्म करते हैं, हाँ चाय गर्म करते हैं, चाय खौलाते हैं, ठीक है, तो पहले भगोना लेते हैं, ठीक है, भगोना लेते हैं, क्या लेते हैं, चाय कैसे बनती है, फ्राई पैन में, फ्राई पैन बनती है, हाँ तो फ्राई पैन में पहले हम क्या डालेंगे, पानी, उसके बाद में हम आग लगाएंगे किसको, गैस को, जो बर्नर होता है उसको। तो पहले कौन गर्म होगा, फ्राईदान, और वो फ्राईदान से ऊष्मा किसके अंदर जाएगी, पानी के अंदर। तो हीट ट्रांसफर हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हमारे हीट ट्रांसफर होती है। ठीक, अब देखो बेटा एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री ने ये कहा, कैलोरीमेट्री जो प्रिंसिपल है उसमें ये कहा गया, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कि जैसे मैंने तुमसे कहा था, तुमने सुना होगा, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाती है, ऐसी तो होता है। अब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में अभी अब ठंडे आ रही हैं, ठीक है, गांव के लोग ऐसा करेंगे, शहर के लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन वो सबसे प्योर चीज मानी जाती है। तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे घर पे जो हड़िया है, दूध उबालने वाली, गांव में होती है, शहर के बच्चों को क्या पता कि हड़िया क्या होती है, ठीक है, हाँ हड़िया होती है, ठीक है, एक हड़िया होती है बड़ी सी गाँव में, उसमें तुम्हारे यहाँ दूध उड़ता है, मम्मी ले जाके उसमें रख देते हैं, किसमें, वो क्या होता है जिसमें कंडे रखे जाते हैं, उसको ऊपर ऐसे रख देते हैं, पड़ोसी, और संजा को लेके आते हैं ना, वही चीज। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें ठंड में नहाने की इच्छा करेगी नहीं, ठंडे आ रही, नहाने की इच्छा नहीं करेगी, तुम बाहर लकड़ी का बनाओगे चूल्हा, वो लकड़ी का ईंटों का बना लेते हैं, जिसके कारण या तो मिट्टी का रखा होगा, नहीं तो ईंटों का, और उसमें बस आग जलाओगे, पहले पानी को गर्म करोगे, फिर पानी को, जब पानी खौलने लगेगा तो देखोगे खौल रहा है पानी का, सही है, फिर नल पे रखोगे बाल्टी, उसमें थोड़ा पानी डालोगे नल से चला के, फिर उसमें से पानी उसमें लौट दो, बात समझ में आ रही है। अगर पानी तुम उसमें लौट दोगे, अब तुम मुझे बताओ, फिर पानी कैसा हो जाएगा, गुनगुना, ऐसे टच करके देखोगे, अच्छा सही है, इतना है कि खाल नहीं जल रही हो, फिर अपने ऊपर लौटना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात जरा अब तुम बताओ मुझको, आप बताओ, फिर से तुम तीनों बताओ, जो पानी मैंने गर्म किया है उसका टेम्परेचर माना T1, क्या माना, T1। जो पानी मैंने नल से निकाला है उसका टेम्परेचर माना T2, क्या माना, और उन दोनों को मिला दिया तो जो टेम्परेचर आया T3, कौन सा आया, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, T1, और सबसे कम, बोलो, और बीच का कौन सा होगा, गुनगुना पानी T3 होगा, यही तो होगा। अब इस कैलोरीमेट्री में एक बात याद रखियो, सर हॉटर बॉडी कौन सी थी, जो पानी तुमने गर्म किया, कोल्डर बॉडी कौन सी थी, जो पानी तुम्हारा ठंडा था, तुमने उठा के गर्म पानी ठंडे में डाल दिया, तो जो ठंडा पानी था उसने हीट ली, और जो गर्म पानी था उसने हीट दी। तो जितना गर्म पानी ने हीट दी उतना ही ठंडे पानी ने हीट ली। तो इसमें बस यही कहा गया, हीट लॉस्ट बाई हॉटर बॉडी किसके बराबर होगी, हीट गेन बाई कोल्डर बॉडी, ठीक है, हीट लॉस्ट बाई हॉटर बॉडी और हीट गेन बाई द कोल्डर बॉडी। दूसरा ये चीज, ये तो इतना नहीं पूछा जाता है, इतना ये पूछा जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना, वो कौन से लॉ पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जितनी हीट दूसरा पानी देगा गर्म वाला, उतना ही ठंडा वाला पानी हीट को ले लेगा, ठीक है। हाँ ये है हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी और हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी। ये
हाँ, ये कैलोरीमेट्री का सिद्धांत था। ठीक है, चलो अब इसी में हम लोग बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सर एक बात जरा समझो, देखो ठंडे आ रहे हैं, तुम्हारी काम बता रहा हूँ बेटा, ऐसे ये तुम्हारा बर्तन है जिसमें तुम क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। इसमें पानी है, पानी का मास m1, पानी का मास, ठीक है, पानी का मास m1 और इसका टेम्परेचर T1, ठीक है। ये तुम्हारे पास बाल्टी है, ये थोड़ा बड़ा होता है ना, ठीक, ये बाल्टी है, इसका टेम्परेचर T2 और मास क्या मान लिया, तुमने उठाया, ये पानी इसमें डाल दिया, ये पानी उठा के इसमें डाल दिया। अब जो तुम्हारे पास तीसरी चीज, यही बाल्टी तो यही है ना, बाल्टी यही है। अब इस बाल्टी में पानी भर गया, इतना पानी भर गया, बाल्टी में पानी भर गया। अब इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया कैपिटल T, मान लो कितना है, कैपिटल T। इन दोनों को मिक्स करके मुझे ये पानी मिला, ये पानी मिला। तो देखो, हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी और हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी। बेटा हीट का फार्मूला होता है Q बराबर ms डेल्टा T, ठीक है। सर कैसी बात कर रहे हो, अब कहते तुम सही से ही बताइए, ये चीज मैंने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई? स्पेसिफिक हीट, अरे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुम्हें तो बोलते थे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये बोले थे। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुम बोले सर जी 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। मैंने कहा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तुम बोले 1/m dQ अपॉन dt। अरे बोले थे नहीं बोले? मैंने कहा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट वॉल्यूम, तुम बोले सर जी Cv। मैंने कहा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तुम बोले Cp। भाई तो सब चल गया, आसान ना रही है। तो S बराबर Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये यहाँ पर डेल्टा Q लिखो तो यहाँ डेल्टा Q अपॉन, सही। अब देखो बेटा, तो देखो सबसे पहले इसने हीट दी, मैंने कहा कितनी दी, मान लो Q1 दी, और दूसरे ने कितनी हीट ली, अरे जितनी ये हीट देगा उतना ही दूसरा हीट लेगा। अब सर जी इसका मास जो है, इसका मास कितना है, m1, दोनों पानी है, दोनों क्या है, तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, दोनों की सेम है। सेम मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, सेम। तो ये S। अब यहाँ पर आएगा डेल्टा T, लेकिन बस इसमें बस एक बात याद रखना, यहाँ डेल्टा T कभी माइनस का नहीं होता। अब मुझे बताओ सर, डेल्टा T का मतलब क्या है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1, और दोनों मिलके टेम्परेचर क्या हो गया, T हो गया। तुम बताओ दोनों T1 ज्यादा कि T ज्यादा, बोलो ना, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, तुम बताओ बोले। अरे सर ये गर्म पानी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर ज्यादा में से कम घटाना, ज्यादा में से क्या घटाना, कम बराबर। सर जी इसका मास कितना है, m2, S ऐसे ही। अब मुझे बताओ ये टेम्परेचर ज्यादा कि ये टेम्परेचर ज्यादा, अरे गुनगुना नहीं होगा ये ज्यादा। तो यहाँ पर भी ज्यादा में से क्या घटाना, कम घटाना। बात समझ में आ रही है, हमेशा ज्यादा में से क्या घटेगा, यहाँ कम। कभी ये वैल्यू नेगेटिव में मत लेना, ठीक है। या फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा डेल्टा T क्या होगा, पॉजिटिव। ये हो गया। अगर तुम्हें ज्यादा करना है तो S से S काट दो, काट दिया। अब गुणा कर दो, m1 T1 m1 into T,
m2 इंटू टी, m2 इंटू टी। सर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो m1 t1 m2 t2, इसको उधर ले जाओगे तो t कॉमन हो जाएगा m1 प्लस, सर t का वैल्यू निकालेंगे तो m1 t1 m2 t2 बटे m1 प्लस, ये फार्मूला याद करना है नहीं, मत याद करना, ठीक है, ये वाला नहीं करना, सिर्फ ये याद करना, ठीक है, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय द हॉटर बॉडी और हीट गेन बाय द कोल्डर बॉडी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ये ऐसा होता है, हाँ ठीक। हो गया, कोई बात नहीं, और मिटा ले रहा हूँ। जो ये नहीं उतार रहा, ये क्वेश्चन कर 100 ग्राम वाटर है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, और दूसरा वाटर 100 ग्राम है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर टेम्परेचर क्या होगा, बोलोगे 50। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू चेंज भी हो सकती है, अभी तुम 50 कर दोगे कोई बात नहीं। 100 ग्राम पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को आपस में मिला दिया, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, जो तुम एक बार बताओ, जो तुम अभी गर्म पानी करके नहाओगे तो उस जो भी तुम्हारा गर्म पानी करके तुमने बर्तन में डाला है वो लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता होगा, तुम्हें लगता है हाँ अब हम नहा लें इससे ठंडे लगे, लगभग 40 से ऊपर होता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर हो गया 50 पे कहीं जलना जाओ, मेरा 42 से ठीक है। बेटा ठंडे से मरना है क्या? नहीं, सुबह सुबह ठंड नहीं लगती है। ऐसी बात कर रही है? नहीं लगती है सर, हम कभी नहीं नहाते। 365 दिन में एक दिन ऐसा नहीं जाता है। जिस दिन गर्म पानी से नहीं नहाती हो? हाँ। अच्छा, ठंडे पानी से नहाती हो? तालिया तालिया, इस दुनिया का सबसे बड़ा आलसी प्राणी इंजीनियर होता है, लोग कौन इंजीनियर है, बात ये बता लिया। अब यही तो है, अब हम पता है हर बार भूल बहुत देते जाते हैं। अब हमें पता है कि हाँ ये पीडीएफ भेजनी है, हमें कब ध्यान आता है ये पीडीएफ भेजनी, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ये पीडीएफ भेजनी, ध्यान ही नहीं आता है कभी भूल होता नहीं है। चलो सर, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, अब जरा तुम सोचना, मैं वो फार्मूला नहीं रखूंगा। मैंने कहा ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, तो m है 100, s तो s, पानी की s एक मानिए, डेल्टा t बेटा 100, मान लो मिक्सर टेम्परेचर कितना हो गया t, ठीक है, और जो t होगा वो 100 से तो कम ही होगा, 100 से क्या होगा कम, बराबर इसका मास कितना है 100 s, टेम्परेचर देखो सर, टेम्परेचर कितना है, तो बेटा टेम्परेचर जो मिक्सर टेम्परेचर होगा वो कितना होगा T, लेकिन वो 0 से तो ज्यादा होगा, 0 से क्या होगा, यहाँ केल्विन में क्यों नहीं बदला पता है ना, क्योंकि यहाँ घट रहे हैं, ठीक है, सही है सर। अब क्या करें, ये अच्छा S से S उड़ाओ, ठीक है, 2 0 से 2 0 उड़ाओ, यहाँ बचा 100 माइनस टी और यहाँ बचा T, ये उधर जाएगा 2T बराबर 100, 2T बराबर
50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिक्सचर का हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को करना, यहां पर मैं 100 की जगह 50 ग्राम कर दूं। 50 ग्राम पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और होते 100 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। बताओ मिक्सचर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? मिक्सचर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? निकालो फटाफट। तो सर जी यहाँ तो 100 ही रहेगा, यहाँ पर यही रहेगा, लेकिन सर जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास अब 100 नहीं है, मास कितना है? तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? और यहाँ पर 100 है तो 100 ही रहेगा, सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा सर? उसके बाद में S से S कटेगा, 50 से कटेगा तो यहाँ कितना आएगा? 2। तो यहाँ बचेगा 100 माइनस टी, और यहाँ बचेगा 2t, t उधर गया तो 3t, ये 100, तो t की वैल्यू 100/3, 33.3 डिग्री से। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 33.3 डिग्री, सही है, सही, 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर वाटर का। मिक्सचर वाटर का टेम्परेचर 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कर लिया, सही। चलो अभी मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला चलो ये भेज दूंगा, तुम कर लेना, जल्दी उतारो, तो मैं चेंज ऑफ स्टेट बताऊँ। अब देखो, एक इसे सुनो, अगर आपको मेरे पास बर्फ है, ठीक है, मेरे पास बर्फ को मैंने हीट देना स्टार्ट किया तो बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, पिघल के क्या बन जाएगी? पानी। फिर मैं पानी को और हीट देता रहूं तो पानी उबल जाएगा, तो उबल के क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। यही प्रोसेस है ना? ठीक है, चलो अब देखो, ये प्रोसेस ऐसे नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं। बेटा चेंज ऑफ स्टेट, मैं अगर सबसे पहले आइस लिया, तुम्हें पता है आइस का टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा सियाचिन है -26 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो टेम्परेचर होता है। तो वहां पर आइस का भी टेम्परेचर तो माइनस में होता है। तुमने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, सियाचिन ग्लेशियर, वो कभी पिघले ही नहीं, ठीक है, किलोमीटर चौड़ी, किलोमीटर मोटाई की बर्फ वहां पर दमी हुई है, ठीक है। अभी तुमने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि 30-35 साल पहले एक कोई सैनिक था, वहां पर मर गया था, और मरने के बाद में उसकी लाश अब आई है, ठीक है, मिला था। तो क्यों? क्योंकि वहां पर लाश खराब ही नहीं हुई। जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ लाश खराब नहीं होती। काफ़ी सारे जानवर ऐसे मिले वहाँ पर, मिलते हैं कि जो आज से लगभग 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले मर गए थे और वो बर्फ़ में दब गए। अब वो बर्फ़ पिघली तो अब वो निकली, तो लोगों ने देखा तो उनका परीक्षण किया तो पता चला रही है तो आज से 3800 साल पहले मरा था, ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, ठीक। तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो सर जी नेगेटिव में होता है। किसमें होता है? सही। अब मैं इसे हीट दिया बेटा, ये अगर मैं इसे हीट दूंगा तो ये हीट देने पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और नेगेटिव से टेम्परेचर बढ़ के कहाँ पहुंचेगा? 0। नेगेटिव से कहाँ पहुंचेगा? तो आइस मेरी नेगेटिव से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगी। नेगेटिव से कहाँ पहुंचेगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है।
फिर मैं अगर और टेम्परेचर दूंगा तो मेरी आइस अब पिघलना स्टार्ट होगी, आइस पिघलना स्टार्ट। अभी गर्मियाँ रही, गर्मियाँ जाने पर अब तो खैर वो नहीं आता है, पहले वो गांव में बेचने वाले आते थे साइकिल पर, वो कुल्फी ऐसे होती थी, अभी आते हैं क्या? वो इतनी चौड़ी कुल्फी होती थी, ठीक है, सफेद, उसमें गोला लगा हुआ होता था। अभी गोला लगा हुआ रहता है क्या? अब दुनिया वो खाने लगी है ना, वो फ्रिज वाले बेचते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या, हाँ जो कुछ होता है, ठीक है, अब दुनिया वो खाने लगी है। पहले ये लोग कहाँ थे? पहले क्या होता था, अपने बचपन की बात बता रहे हैं, जमाना चेंज हो रहा है ना। पहले क्या होता था, दोपहर यहाँ गाँव में सब लोग सोते हैं, सब लोग सोते हैं, सब दोपहर गाँव में सब सो गए, और जब गांव है तो गेहूं तो होगा ही होगा, गेहूं पड़ा है, देखा घर वाले सो रहे हैं, और उधर जैसे ही बाने उसने हॉर्न बजाया, वो वाला भोपा, ठीक है, और बर्तन में भरे गेहूं ले गए उसके पास में, उसने वो डाला और उसने तुम्हें उठा के कुल्फी दे दी, ठीक है, ऐसे कर्म होते थे पहले गाँव। तो अब तुम समझो बेटा, ऐसा है, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, मैं ये बात बता रहा था, तुम क्या करो, आइस को एकदम से काट लो, काट ली और काट के तुम मुंह में रखो, तुम्हारा मुंह का तरीक ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? या तो उगल दोगे उसे, या अजीब अजीब हरकत करोगे तुम लोग मुंह के साथ, होगा नहीं होगा? ऐसे होता है ठंडों में, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तुमने सुना होगा, अगर कभी भी एकदम से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, ठीक है, ये एकदम से ठंड बढ़ जाती है, तो लोग कहते हैं इसका मतलब कहीं ओले पड़े, ये तो कहते हैं अरे कहीं ओले पड़े हैं इसीलिए एकदम से ठंड बढ़ गई, अपने यहाँ तो ओले पड़े नहीं। तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो इस कमरे के अंदर अगर बर्फ बिछा दी जाए, ठीक है, तो इस कमरे का टेम्परेचर अपने आप से डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की ऊष्मा है, वो ऊष्मा उस बर्फ को पिघलाने में व्यतीत होगी, पिघलाने में खत्म होगी। जैसे अगर हम लोग आइसक्रीम को काट लेते हैं तो हमारे मुंह की जितनी ऊष्मा है वो उसे पिघलाने में खत्म होती है, और जैसे ही वो पिघल जाएगी तुरंत तुम्हें आराम मिल जाएगा, है ना, फिर अच्छा लगेगा। तो वही है, अगर आइस है तो आइस को अगर तुम पिघलाओगे, पिघलाने के मतलब क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो पूरी आइस कन्वर्ट होगी किसमें? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये हो गया बेटा फेस चेंज, ये क्या हो गया? फेस चेंज। देखो आइस थी, आइस से क्या बन गया? वाटर। अब तुम इस वाटर को और गर्म करोगे तो ये वाटर तब तक गर्म होगा जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, तब तक ये गर्म होता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। और जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब इसे तुम और गर्म करोगे तो पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर मतलब भाप, इसमें कन्वर्ट होगा भाप में, और तुम और गर्म करोगे तो ये भाप का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तुम्हारा जो भी टेम्परेचर रहेगा वेपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो इतनी स्टेट से होके गुजरता है। यहाँ पर क्या फेस चेंज हुआ? नहीं, पहले भी आइस थी, अब भी। यहाँ फेस चेंज हुआ? होगा। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नहीं। अगर फेस चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर जीरो। फेस चेंज हुआ? नहीं, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ। फेस चेंज हुआ, हो गया, वाटर से क्या बन गया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैं वैसे तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पर फार्मूला लगेगा बेटा ms डेल्टा टी, यहाँ लगेगा ml, यहाँ लगेगा ms डेल्टा टी, और यहाँ लगेगा, मैं बता दूंगा अभी क्यों लगेगा, ml, और यहाँ लगेगा ms डेल्टा टी। इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई आइस माइनस टेम्परेचर में है तो उसे हीट दोगे तो पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगी, और हीट दोगे तो आइस कन्वर्ट किसमें होगी? वाटर में, और टेम्परेचर दोगे तो फिर
0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, फिर और टेम्परेचर दोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में, ठीक है, भाप में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस है चेंज ऑफ स्टेट का। अब ये बताऊंगा, एल होती है बेटा लैटेंट हीट, एल होती है लैटेंट हीट, ठीक है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर या 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम आइस को पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं, जिसे एल से डिनोट करते हैं। लैटेंट हीट बोलते हैं, किसे नोट करेंगे? एल, ठीक है। बताइए, बताओ मैडम, बोल क्या रहे हो? बताओ मैडम, बोलो मत। बता दिया? देखो, अभी मैंने लैटेंट हीट बताया था तुम्हें भाई बेटा। लैटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए यूनिट मास सब्सटेंस विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर। मैंने तुमसे कहा टेम्परेचर भी उसका चेंज ना हो, ठीक है। जैसे मैंने आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट किया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, स्टेट क्या हो गई? चेंज। तो टेम्परेचर चेंज हो जाए लेकिन स्टेट चेंज ना हो। और कितने मास को बेटा? यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब है 1 ग्राम मास, 1 ग्राम मास, ठीक है। 1 ग्राम मास को कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, चलो तुम लोग बोलते बहुत हो। हीट की यूनिट क्या होती है बताओ? हीट की यूनिट क्या होती है? बोलो। जूल। क्या होती है? अच्छा, 1 जूल कितने अर्ग होते हैं? 10 की पावर 7। और 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.18 जूल के बराबर होती है, ठीक है। ठीक है। देखो बच्चों, मैंने तुमसे अभी बोला हीट की जो हीट है, हीट की यूनिट क्या होती है बेटा?
1 जूल 10⁷ अर्ग के बराबर होती है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला था, 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है, ठीक है। 4.18 जूल के बराबर होती है। जैसे कुछ लोग 4.18 बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 पॉइंट कितना है 2 है, ठीक है। कुछ लोग 4.2 बोलते हैं। ठीक है। एक अच्छा हाँ, एक चीज और लिख लो इसमें, ये तुम्हें ये चीज याद रखनी है बेटा। लैटेंट हीट, तुम्हारे पास आइस है, तुम्हारे पास क्या है आइस, और अगर मैं आइस को बदल रहा हूं पानी में, आइस किसमें कन्वर्ट होगी, पानी में, वाटर में, ठीक है। आइस कन्वर्ट टू वाटर, तो एल की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि सर 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम आइस को अगर तुम वाटर में बदलोगे तो कितनी हीट लगेगी, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास वाटर है, वाटर को किस में बदलोगे, वेपर में, तो कितनी लगेगी, कुछ जगह 536 है, लेकिन हम लोग लिख पाते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। हाँ, तो वाटर से वेपर में जाओगे तो एल की वैल्यू 540, और आइस से वाटर में कन्वर्ट होगी, आइस से वाटर में कन्वर्ट होगे तो तुम्हारा जो वैल्यू होगी लैटेंट हीट की, वो क्या होगी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। ये इसकी हीट हो जाएगी, ठीक है। कोई बच्चों मुझे याद दिला देना करीबन 10 बजे करीबन, कोई मैसेज कर देना, तो मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगा और मैं कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा इसका कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा, ठीक है। जाइए निकले बेटा।